ऋषि का तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने इस काम को चाहे 10 साल लगाए हों, लेकिन उसने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस तरह से अपनी जो हम लोग ना सारी जिंदगी घर को सजोते रहते हैं और छोड़ के सब हमने यहीं जाना होता, हम सब जानते हैं। उसके बावजूद भी जीते जी हमसे एक गिलास भी नहीं छूटता ना, है ना। महिलाएं तो बहुत अच्छे जानती, चम्मच और गिलास भी अपना इतना ध्यान से रखती हैं, ये गिलास तो मेरा है। तो इस तरह से अपना घर देना किसी सामाजिक काम के लिए ये बहुत बड़ी बात है, और ये एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किस तरह से लोग जो हैं समाज को में परिवर्तन के लिए अपना सब कुछ भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, जीवन दे देते हैं। तो यही है कि जिससे हम सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की बात कर रहे हैं। अभी सावित्रीबाई फुले पर को और फातिमा शेख दूर नहीं है, एक ही समय था जब दोनों ने शिक्षा को लेके अपनी शुरुआत की, महिलाओं की शिक्षा से। कारण अलग है कि सावित्रीबाई फुले को, हालांकि अब से 10, 12, 15 साल पहले तो हरियाणा में सावित्रीबाई फुले पे भी बात नहीं होती थी। 15 बहावलपुर की लाइब्रेरी कब बनाई थी मास्टर जी हमने? 12 में। 15 साल पहले तो हरियाणा में सावित्रीबाई फुले पे भी कोई बात नहीं करता था, और फातिमा शेख पे भी का तो बहुत दूर की बात है। लेकिन सबसे पहले हिसार को हम कहेंगे, ये श्रेय जाता है हरियाणा में कि सबसे पहले हिसार में ही सावित्रीबाई फुले पर विचार गोष्ठी हुई थी। ज्ञान विज्ञान समिति राज्य कमेटी ने भी बाद में इसको उठाया है। हिसार में होने के बाद हम लोगों ने शुरुआत की, चाहे जैसे हमारा परिचय हुआ ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले से, तो ऐसे असंख्य नाम है। बात फिर सावित्रीबाई फुले की हो भी गई तो फातिमा शेख पर तो बिल्कुल भी नहीं हुई। उसका कारण है कि सावित्रीबाई फुले पढ़ने के साथ साथ लिखती थी, तो उनका लिखा हुआ जब सामने लिखा होता है ना, वो रह जाता है। सामने आया तो सावित्रीबाई फुले का परिचय हो गया, लेकिन उन्हीं के लिखे में फातिमा शेख का भी जिक्र है। तो फातिमा शेख ने पूरा ध्यान लड़कियों को पढ़ाने पे रखा, वो स्कूल चलाती रही। उस टाइम भी जब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने स्कूलों का काम छोड़ के और दूसरे कामों पे वो चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे, लेकिन फातिमा शेख ने लड़कियों के स्कूल को आखिर तक अपने एजेंडे पे जीवन के रखा। लेकिन वो लिखते नहीं थे, इसलिए उनका जो नाम है एक तो इसलिए भी कम सामने आया, दूसरा इसलिए भी कम आया, ये भी हम मान लें कि वो मुस्लिम समाज से थी। और हमारे समाज में जो जितना पिछड़ा होता है, जो जितना दबा हुआ होता है, अच्छे कामों में भी दर्ज होने में उसको उतनी ही मुश्किल होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितने भी कष्ट उठा के आपके बीच में क्यों ना आऊँ, मैं कम दर्ज की जाऊंगी। अगर कोई स्थापित एमडी डॉक्टर या कोई डीसी महिला आ जाए और वो कोई काम अच्छा कर दे, तो उसको हम बहुत दर्ज करेंगे। तो ये होता है हमारे समाज में, ये है कि काम कम और उस करने वाले का समाज में कद कहाँ है, उससे उसको ज़्यादा आंका जाता है, उसके कामों के वजन को। ठीक ऐसे ही जब हमारे यहाँ कोई बोलता है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, लेकिन अगर वो महत्वपूर्ण बात, मैं बहुत बार कहती हूँ इस बात को, कि हम बात को कम तोलते हैं कि ये बात कितनी महत्वपूर्ण थी और कितनी कम महत्वपूर्ण थी। हम वो किस श्रीमुख से निकला है, मैं तो फिर उस समय श्रीमुख कहती हूँ, उसका वजन ज्यादा है। कोई साधारण सी बात अगर किसी महान श्रीमुख से निकल जाए तो हम वारे वारे हो जाते हैं, और एक बहुत साधारण सा इंसान बहुत महत्वपूर्ण बात कह सकता है, लेकिन हम कोई खास गौर नहीं करते, क्योंकि हमारी नज़र में उसका कद कुछ खास महत्व नहीं रखता। तो बहुत बार हमारे समाज में जो कमज़ोर तबका होता है वो बहुत लंबे समय तक
छुपा हुआ ही रहता है। और हमारा प्रयास है हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति की तरफ से कि हमारे समाज में जिन लोगों ने इतने महत्वपूर्ण रोल अदा किए, समाज परिवर्तन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हम उन पे बात करें, हम उनके नाम सामने लेके आए, ताकि हम सब ने एक प्रेरणा उससे मिले कि हम आज के दौर में भी हम सब अपनी जगह पर रहते हुए हम इस आज की जो जरूरत है, समाज परिवर्तन की जो जरूरत है, उसमें हम सब लोग क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं ना, पीछे होली फातिमा शेख ने कर लिया कुछ, सावित्रीबाई फुले ने भी कर लिया कुछ, तो आज हम क्यों बात करने बैठे हैं? इतिहास की बात है, लेकिन अपने इतिहास को भुलाना किसी समाज के लिए बहुत दुखदाई होता है। दुर्घटना होती है जब कोई समाज अपने इतिहास को भुला देता है। एक तो हमें अपना इतिहास भुलाना नहीं चाहिए, उसी में है कि हमारे समाज में क्या अच्छा हुआ था और क्या खराब हुआ था, और हम फिर वो हमें विश्वास दिलाता है। जब हम बात करते हैं कि जो था अब वो नहीं है, और उसको बदलने में लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपना जीवन लगाया है, अपनी जानें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, अपने धन दौलत सब कुछ लुटाया है। जीवन का उद्देश्य यही था कि लोगों के लिए जीना मरना है। तो हमें पता चलता है कि ऐसे जब लोग कुछ आगे बढ़ के करते हैं तो ये समाज बदलता है। और ये जब बदल रहा था तो आज अगर हमें बहुत जल्दी होता ना कि मैं क्या कर लूँगा या मैं क्या कर लूँगी, है ना, अब अकेला आदमी क्या चना भाड़ झोंकेगा। हमारे यहाँ तो मुहावरे भी हैं ऐसे। लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा कि एकला चलो काफिला बन जाएगा, उनकी कविता है, एकला चलो रे। तो ऐसा नहीं है, जब शुरुआत कोई करता है तो धीरे धीरे 1 से 2, 3, 4, 5 उसमें काफिला बनता है। पहल कदमी लेने की जरूरत होती है। तो जब हमारे पहले विरोध भी होता है, कोई बड़े आराम से आप कुछ अच्छा करोगे और उसको लोग यहाँ तैयारी बैठे, आदि आओ आओ करो करो, ऐसा नहीं है। परिवर्तन की जब आप बात करते हो तो बहुत गालियां भी खानी पड़ती हैं, बहुत ताने भी सुनने पड़ते हैं, ठीक है, कष्ट भी आते हैं, लेकिन उनको इनाम मान लेना चाहिए। जिसको परिवर्तन के ऊपर काम करना है उसको उन सब चीजों को इनाम मान लेना चाहिए कि भाई ये उसके पुरस्कार हैं। इसका मतलब वो कुछ कर रहा है। अगर आपके होने से, आपके करने से किन्हीं को परेशानी हो रही है तो इसका मतलब आप कुछ कर रहे हो, तो आपका इनाम है। उसके साथ ही काम को किया जा सकता है। ये सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख पर जब हम बात करते हैं, पीछे मेरे से पहले वक्ता आए हैं, जरूर आप में से ज़्यादा लोग उस दिन रहे होंगे शामिल, और आप लोगों ने सुना भी होगा कि बातचीत जो हमारे वक्ता आए थे, जो भी मुख्य वक्ता थे, चाहे बाद में भी हमारे वक्ता थे, दो तो आज भी बैठे हुए हैं, रोहतास जी बैठे हैं, सुशीला बहन बैठी, तो जरूर उस समय ये सारी सावित्रीबाई फुले के जीवन के जो संघर्ष रहे और ज्योतिबा फुले ने जो काम किया उस पर बातचीत हुई होगी। और ठीक जब सावित्रीबाई, इसलिए मैं थोड़ा सा बात कहीं और से उठा रही हूँ, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को ये काम करने के लिए, पढ़ने और पढ़ाने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा। उनके पिता ने कह दिया क्या तो इस घर में रहो, या जाओ काम को छोड़ो या फिर इस घर को छोड़ो। तो उन्होंने अपने जीवन में तय कर लिया था कि हमें ये काम करना है, तो उन्होंने उस काम को किया और घर छोड़ दिया। तो उस समय जो फातिमा के भाई थे उस्मान शेख, उन्होंने अपने घर में उन्हें पनाह दी, और उन्होंने केवल पनाह नहीं दी, घर में वो रहे भी, और उन्होंने उनके घर में स्कूल भी खोला। और देखो कैसा स्कूल खोला। अब ये लाइब्रेरी की बात हो रही, तो केवल ये नहीं था कि जो लड़कियां स्कूल नहीं जा रही केवल उनको पढ़ाने का काम उन्होंने शुरू किया, बल्कि उन्होंने रात को, क्योंकि दिन में जो पढ़ने कामों में आप सब बहनें जानती हैं, पुरुष जो है किसी वजह से पढ़ाई से छूट गए। अपने हिसार में साक्षरता अभियान चला था, पता नहीं राजनी में चला होगा जरूर। तो आप ये देखो कि उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा उस समय भी, उन्होंने रात को अपने घर की छत पे
महिलाओं को और पुरुषों को भी पढ़ाने का, जो अपनी जवानी में छूट गया जिनका पढ़ाई का, उनको पढ़ाने का काम भी किया। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि राजली की इसमें जगह पर ये काम भी, जब लड़कियाँ स्कूल जा रही हों तो कोई ऐसी अगर महिलाएं जो पढ़ाई से छूट गई हों और अब पढ़ना चाहती है और कोई पढ़ी लिखी बहू बेटी हो उसके पास समय, तो वो उनको पढ़ाने का काम अब भी यहाँ पर कर सकती है। तो उन्होंने केवल ये नहीं था कि लड़कियों की शिक्षा पर तो गौर किया या उसकी शुरुआत और जो पढ़ाई से छूट गए उनको छोड़ दिया, नहीं, उन्होंने रात्रिकालीन भी स्कूल चलाया प्रौढ़ शिक्षा के लिए। ये देखो कब से वो प्रौढ़ शिक्षा वाला जो है कंसेप्ट निकला, क्योंकि बिना पढ़े लिखे बिना, अब अनीता रोज रोज आके आपको सारी बातें नहीं बता सकती, सारी बातें नहीं कर सकती, और सारी बातें अनीता को खुद भी नहीं पता है। कोई नहीं है इस दुनिया में जिसको सारा पता है। मुझे अभी भी पढ़ना होता है, किताब पढ़ती हूँ अभी भी, और पढ़ती हूँ और ऐसे लगता है कि अभी कुछ ही नहीं पढ़ा, अभी कुछ ही नहीं पढ़ा, ये रहता है। बल्कि जो पढ़ ली है उनसे सब्र ही नहीं है कि वो मैंने कोई खास पढ़नी है, बल्कि जो नहीं पढ़ी है वो मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है कि अभी तुमने ये नहीं पढ़ा, अभी ये नहीं पढ़ा, ओहो जिनकी तो छोटी पढ़ रही है, ये किताबें तो नहीं खत्म होंगी। तो पढ़ना चाहिए। तो वो कैसे घर के सारे काम करके भी, हम ना बहुत बहाने बनाते हैं। मैं अपनी बात साथ में ही करूँगी सावित्रीबाई फुले और इनके साथ में, क्यों अलग से फिर चैप्टर खोलूँगी कि अब क्या करना चाहिए, साथ में करेंगे बात मिला के। तो इसके ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें उसकी जरूरत नहीं लग रही। ये एक जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाती है जानने के लिए। इस दुनिया में जानने को इतना सब पड़ा है और ये जिंदगी छोटी है। तो किताबों से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। हमारे एक सफदर हाशमी ने कविता लिखी, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, पहाड़ों की, नदियों की, खेतों की, खलियानों की, किताबें करती हैं बातें। एक पोस्टर लगा देना यहाँ पे बनवा के, कविता का मांग निकाल दिया मैंने। तो भारतीय प्रौढ़ शिक्षा उन्होंने शुरू की, क्योंकि पढ़ना चाहिए, जिनसे छूट गया उन्हें भी पढ़ना चाहिए। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, सोने से पहले नियम पढ़ना पहले सीखो। जिसको नहीं आता है, जिसको आता है वो छोटी छोटी किताब से शुरू करो। रोज नियम बनाओ कि सोने से पहले सिर्फ 2 पन्ने, सिर्फ 2 पन्ने, भाई 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, पढ़ के सो जाओ। तो कौन कहता है कि पढ़ने को समय नहीं है? वो कहते हैं जिनको अभी ललक ही नहीं है कि पढ़ना चाहिए, इस जिंदगी से मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे भी इस दुनिया को जानना है, ये ललक नहीं है। तो ये ललक जगाना बहुत जरूरी है। और ये जो केंद्र है, ये सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के कामों को आगे बढ़ाए राजनी में, कि जो काम उन्होंने किया बहुत हुआ, लेकिन बहुत रह गया, बहुत हो गया पर बहुत रह गया। तो उस रहे हुए को करना है ना, रहे हुए को करना है, और अगली पीढ़ी जो हमसे छूट जाएगा उसको कर लेगी। यानी ये सफर है दुनिया के बदलाव का, ये चलता रहेगा, और हर किसी को अपने अपने दौर में अपनी अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। तो ये तो उस दौर की बात है जब फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले इस काम को कर रही थी, कि जब महिलाओं को, अभी भी देखो ना मेरे सामने बहनें घूंघट करके बैठी हैं, मुझे नहीं पता कि इनसे डर लग रहा उन्हें। वैसे तो ये जो मास्टर जी ये सब बैठे हैं, इनसे तो कोई घूंघट की जरूरत है नहीं, और बाहर का कोई है नहीं। मैं बैठी हूँ, मुझसे भी जरूरत नहीं है। हो सकता है कोई सास ससुर बैठी हो एक आध बीच में, तो उससे डर लग रहा हो कि ये बाद में जाके ना रोला मचाने वाली है कि बहू एक मीटिंग में गई, बिगड़ के आ गई, घूंघट घूंघट हटा। तो थोड़ा सा ये जो हमारी बहनें हैं मेरी उम्र की जो अब सास बन गई हैं, तो थोड़ा सा नरम हो जाएं अपनी बहुओं के लिए, थोड़ा बहुत उनको हटा लें, तो ज़्यादा बाहर जाके ऐसे ना करें। तो मुझे लगता है इन बहनें थोड़ा थोड़ा हटा सरका लें, ऐसी कोई खास बात नहीं। मैं बैठी हूँ सामने, क्या है मुझसे क्या घूंघट है? मैडम जी घूंघट कौन मास्टर जी? कौन मास्टर जी ससुर है? ये ससुर है? ये कब से ससुर हुआ? क्या बात भाई ऋषि, ऐसे डराते हो?
ये तो ऐसे सुसर मत बनो भाई। आज से जब ससुर का कि मैं सुसर नहीं हूँ। जब ससुर कह दे घूंघट हटा दो ये हटा दो, हटा दिया मैंने, हटा दिया। बस ठीक है। हटा दो और भी हटा दो। इस सुसर देखो, इस सुसर से तो डरो मत, ये मैं गारंटी देती हूँ। इसको क्या सुसर कहना है, कमाल। ये तो ऋषिकेश है वैसे। तो ऋषिकेश है। हाँ ये तो कहा है, हटा लो आप। ऋषि हूँ, डॉक्टर हूँ, मास्टर घूंघट करना नहीं चाहिए। हाँ मास्टरों से तीन चीज जरूर, डॉक्टर ऋषि और मास्टर। ये तो डबल ऋषि है, नाम से भी ऋषि, यूं भी ऋषि। सावित्री बाई फुले ने, और उन्होंने उस टाइम में देखो उस काम की शुरुआत की जब महिलाओं की बहुत दिक्कत थी। पढ़ने का तो कोई दूर दूर तक मसला नहीं था कि वो पढ़ सकती हैं। हटा लो धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता सरका लो, कोई नहीं दिखता। तो उन्होंने जो है ये शुरुआत की, मैंने भी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हटाया था। तो तो देखो उन्होंने उस टाइम में किया था जब महिलाओं को जीने का भी अधिकार नहीं था। आज भी नहीं है। मैं तो साथ की साथ जोड़ूंगी आज को। महिलाओं को जन्म लेने पे लड़कियों को दाई बता देती थी कि लड़की हुई है। बहुत से परिवार ऐसे थे, सब मरवा देते थे। ये तो नहीं था, क्योंकि सब मरवाते सावित्री बाई फुले कैसे होती महिलाएं तो। लेकिन बहुत स्थिति ऐसी भी थी, मतलब ये होता था, चाहे 10% होता हो, लेकिन बात तो करेंगे ना कि लड़कियां होने पे उनको मरवा देते थे। दाई को कह देते थे कि भाई कुछ कर दे, उनको टोंट के पता भी था, और कह देते थे मरा हुआ बच्चा हुआ, मरा हुआ बच्चा हुआ, और दफना देते थे। आज कोई कहे कि नहीं होता, गलत है। आज भी चोरी छिपे होते हों, चाहे भ्रूण हत्याएं होती हैं, जबकि कानून बन गया है। और ये कानून भी महिला आंदोलन इनके दबाव में बनाया है, सरकार ने ऐसे ही नहीं बना दिया। महिला आंदोलनों का बहुत दबाव रहा है ऐसे सामाजिक संगठनों का, भाई ये बहुत गलत है और इसको रोका जाए, तब जाकर। लेकिन आज भी हरियाणा में अनुपात जो है वो बहुत गड़बड़ है स्त्री और पुरुष का। तो ये बताता है कि अभी भी चाहे चोरी छिपे होता, और मैं तो कह रही हूँ इससे आगे विज्ञान की उन्नति का हमने कितना दुरुपयोग किया है कि ऐसी दवाइयाँ तक मार्केट में लोग बेचने लग रहे हैं कि पुरुष जो है, अब ये हमारे जैसे यूँ समझाने लग गए देखो कि स्त्री को ना, जो बच्चा होता है लड़का हो या लड़की, उसके लिए स्त्री जिम्मेदार नहीं होती। पुरुष में होते हैं एक्स और वाई, है ना, और स्त्री में वाई होता है बस। तो पुरुष का वाई अगर स्त्री के वाई से मिलता है तो लड़की होती है, और पुरुष का एक्स अगर स्त्री के वाई से उसके तो पास एक ही है वाई, तो लड़का होता है। तो इस जानकारियां ऐसे सामाजिक सोशली देने लगे, तो अगला आ गया मार्केट में दवाई। मुझे नहीं पता कि ऐसी दवाई रियल में है या ये प्रचार करके झूठा देते हैं या क्या है, कि ये कह के दे देते हैं कि जी लड़का ही आएगा, गर्भ में आएगी नहीं लड़की। तो ये क्या, ये भी तो हत्या है। यानी आप लड़कियों को जन्म नहीं देना चाहते। इससे बड़ा भेदभाव, कोई यूं कहता ना भेदभाव नहीं है, अरे भाई इससे बड़ा भेदभाव और क्या ही करोगे कि तुम उन्हें जन्म नहीं देना चाहते। वो तो तुम्हारे ना चाहते हुए पैदा हो जाती हैं जबरदस्ती। तुम्हारी कल्पना में बेटा है, जैसे बहू प्रेग्नेंट हुई नहीं और स्त्री प्रेग्नेंट हुई नहीं, कल्पना शुरू बेटा हो। क्या है इससे बड़ा लिंग भेद, और क्या ही करोगे, क्या ही करोगे। तुम्हारे ना चाहते हुए पैदा होती हो, तो इस धरती पे आते हैं तो पैदा तो नहीं करना चाहते। तो वो जब का वो देखो उठाई हुई बात आज तक भी कितना सफर कर रही है। आज भी हमारा समाज कोई, लेकिन बदला भी है। मैं कह रही हूँ बदला नहीं है, लेकिन बदला भी है, क्योंकि सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख का शुरू किया गया वो काम। आज तो लड़कियां खूब पढ़ रही हैं ना, स्कूलों में जा रही हैं, अपने आप को साबित कर रही हैं, डॉक्टर बनती हैं, इंजीनियर बनती हैं, हवाई जहाज उड़ाती हैं, अंतरिक्ष में। अभी सुनीता विल्सन का क्या हुआ, वापस आने वाला जो मसला अटका पड़ा था, मुझे अपडेट नहीं है, किसी को हो तो बताना बाद में। तो अब इतना काम कर रही हैं, कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें उन्होंने चुनौतियां नहीं दी, और लड़कों से भी आगे निकल जाती हैं, पढ़ने का अवसर देती हैं, तो मौका मिलते हैं। उन्होंने साबित कर दिया हम बहुत कुछ कर सकते हैं, माँ बाप को भी संभाल सकती हैं, और संभाल रही हैं बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम तो एक तो हत्या वाला मामला था, दूसरा पर्दा तो आज है तो जब तो खूब ही रहा होगा,
घर से बाहर ही जाने को नहीं था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताती हूँ नहीं जाने का, कि महिलाओं को जो आज हम ये बड़े सैंडल वैंडल पसंद करके आते हैं ना, कि ऐसा होना चाहिए मेरा, ऐसा हो ऐसा हो, 3-3, 4-4, 5-5 जूते चप्पल सैंडल रखते हैं अलग अलग तरीके के। महिलाओं को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। अब मैं कहती हूँ तो महिलाओं को विश्वास ही नहीं आता कि भी कभी ऐसा भी रहा होगा कि चप्पल नहीं पहनने का अधिकार होगा। जी हाँ, चप्पल पहनना मना था। और पहली बार इस काम को करने वाली आनंदीबाई को खूब गालियां पड़ी। मैं साथ में जोड़ रही हूँ और महिलाओं को जो उस दौर की हुई है। पहली महिला डॉक्टर थी आनंदीबाई, उसकी जयंती भी मना लेंगे कभी इस जगह पर। तो उन्होंने जब वो पहन के निकली, उनके पति साथ में थे, बोले पहननी है और चलना है गली में। साथ जोड़ रही हूँ मैं इन कामों को। तो उनको वेश्या, उल्टा, गई गुजरी औरत, ये कहा सब उन्होंने सुना, सहा और अपने पति के साथ चप्पल पहनकर वो गलियों में गुजरी। तो आज हम उसकी खाई हुई गालियां, उसका किया हुआ अपमान, सहा हुआ अपमान है कि आज हम एक से एक जूते चप्पल पसंद के लेके आते हैं और पहन के बड़े मजे से चलते हैं। तो हम पर कर्ज है उनका। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए नहीं कह रही कि औरतों का हक नहीं है, मेरे इसमें व्यंग लग सकता है, लेकिन हम जो ये भूल जाते हैं ना कि हमारे लिए किन्हीं ने इतना किया है, तो इस समाज को लौटाने का कुछ हमारा भी बनता होगा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमें कोई आराम से चीजें मिल गई, ऐसा नहीं है। लंबे लोगों ने सहा है, बहुत सह के हमें यहाँ तक पहुंचाया है। और ये जो आप लोग सोचते हैं ना जेवर, वो ऐसे भारी भारी चांदी के पैरों में डालते थे, पजेब तक तब भी हम बड़े खुश होके डालते हैं छम छम करके। वो जो कड़े चांदी के डले होते थे ना भारी भारी, वो इसीलिए थे कि महिलाएं अकेली ज्यादा दूर तक ना जा सकें, उनमें इतना वजन होता था। और महिलाएं उनको अपने लिए जेवर, मुझे इतनी चांदी चढ़ी, ये नहीं पता था कि ये गुलामी है तुम्हारे लिए, तुम्हें कहीं जाने से रोकने के लिए। भाई ज्यादा दूर नहीं जाना, घर में ही रहना है, घर में ही वो क्षण क्षण बजती रहे, घर में पता रहे कि घर में ही घूम रही है, कहीं गई नहीं है। यानी जैसे बैल के गले में घंटी बांध देते थे ना, सेम था। हमने उसे नहीं समझा, ये तो हमारा कसूर है, हम इतने भोले। अब भाई हम इतने भोले क्यों? ये तो हमारा कसूर। तो ये है। तो उन एक एक चीज के लिए एक एक महिला ने कदम दर कदम संघर्ष किया। वो फातिमा शेख हो, चाहे वो सावित्रीबाई फूले हो। आज फातिमा शेख की जयंती है, इसलिए हमने आज यहाँ एक सावित्रीबाई फूले के साथ में फातिमा शेख का भी बनवा दिया है, ताकि लाइब्रेरी में हम दोनों महिलाएं लाइब्रेरी हैं, उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की थी, तो हम उनका यहाँ पे लगाएं ताकि हम देखें भी उनके, मतलब। और देखो ना, हम कहते हैं कि फलाना वो महान पुरुष, महापुरुष बोलते हैं। स्त्रियों के लिए तो ऐसा शब्द नहीं है, आपको कहना पड़ता है महान स्त्री, महान स्त्री। जैसे महान पुरुष का महापुरुष हो गया, स्त्रियां आपके भाषा में अभी नहीं है शब्द स्त्रियों के लिए। क्या आप मानते ही नहीं कि स्त्रियां महान हो सकती हैं? उनको तो अपने, पुरुष तो घर से निकल के सामाजिक काम कर सकता है, स्त्री को क्या हक है कि वो बाहर निकले, वो अपना घर संभाले ना, बच्चे संभाले, फिर उसको हम खूब पदवी दे सकते हैं, बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत अच्छी है बहन है, चिंता बहन को भी बहुत रहती है अच्छी होने। तो ये सारे हमारे लिए घड़े हुए हैं। हम बाहर निकल के कुछ महिला समाज में कुछ कर सकते हैं, इसकी कल्पना नहीं की, इसलिए वो शब्द भी नहीं बना। क्योंकि जब तक कोई चीज़ नहीं आती तो शब्द, भाषा तो उसमें बनती है ना, जरूरत के हिसाब से निर्माण होता है उसका, ये बात है। तो उस समय उनको विधवाओं का, देखो छोटी छोटी उम्र में बाल विवाह भी होते हैं हमारे देश में, चोरी छिपे होते हैं, और बहुत सारी आदि ऐसी पिछड़ी हुई जातियां जिनमें चोरी छिपे समूह में होते हैं बल्कि, लेकिन सरकार की कोई सदिच्छा नहीं है रोकने के लिए, इसलिए वो करती भी नहीं, कानून बना हुआ है। लेकिन उस समय तो करते ही थे बचपन में, 4, 5, 6, 7, 8। ज्योतिबा फुले भी छोटे ही थे जब उनकी सावित्रीबाई फुले से शादी हो गई थी। और बाल विवाह
जो है छोटी उम्र में हो जाता, और उस समय बीमारियां फैलती थी, और ऐसी ऐसी बीमारियां फैलती थी कि गांव के गांव साफ हो जाते, कोई परिवार नहीं बचता था जिसमें 2-3 लोगों की मृत्यु ना हो जाए। अब वो बचपन में शादी हुई है, लड़की 4-5 साल की है, उसका पति 7-8 साल का है, गांव में कहीं और रह रहे, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो गोना कर देंगे, लेकिन पता चला बीमारी आई और उसमें जी वो जो दुल्हा मियाँ थे वो चले गए। तो अब वो तो बेचारी बच्ची 7-8 साल की विधवा होकर बैठ गई, और विधवाओं का पुनर्विवाह करते नहीं थे, जैसे कि अब तो हो जाते हैं। ये उन लोगों का क्या हुआ काम है, पुनर्विवाह के लिए बहुत लड़े कि स्त्री का, इस पर तो जो है बंगाल के थे ना वो समाज सुधारक ईश्वर संघ विद्यासागर, उन्होंने विधवा विवाह पर बहुत काम किया कि विधवाओं का विवाह क्यों नहीं हो सकता। मैं असल में बात करूंगी ना, ये सारे आ जाएंगे। तो बहुत दुर्गति थी महिलाओं की, और फिर वो जो विधवा हो जाती तो उनके लिए फिर आचार संहिता थी आपके समाज में कि विधवाओं के सिर मुंडा देंगे, उनको बाल नहीं रखने, उनको जमीन पे सोना है, उनको गर्म पानी से नहीं नहाना चाहे सर्दी कितनी पड़ो, उनको सुबह प्रातःकाल उठ के ठंडे पानी से नहाना है और नहा के भगवत भजन करना है, और उनको कोई तला उला चाट मसाला ऐसी चीजें नहीं खानी है, इसलिए कि भाई जवान हो जाएगी तो समस्या खड़ी हो जाएगी, है ना। अब वो विधवा है तो उसको दूसरा विवाह होना नहीं है, तो भाई उसकी इंद्रिय कंट्रोल में रहे, वो मन चंचल ना हो, कहीं भटके ना, फिर परिवार को चिंता इस विधवा को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। तो इतनी उस पे आचार संहिता होती थी कि उसका तो जीना और मरना बराबर, जीते जी मरना। और सती कर देते थे बहुत सारे परिवार, तो साथ में ही जला के, और फिर खूब गर्व करते थे कि हमारे तो परिवार में सती हुई है, सती हुई है। अभी भी आप देखोगे आपके गांव गोहान में कहीं ना कहीं सती की मंदिर मिल जाएगा, और आप बड़े आराम से जाके पूजा कर पाओगे हमारे सती माता है। हमें पता ही नहीं कि वो जो है इस बात की प्रतीक है कि महिलाओं को जीने का अधिकार नहीं है। अगर पति मर गया तो साथ में जलना पड़ेगा, जबरदस्ती जला करके हत्याएं, स्त्रियों की हत्याएं, और हम स्त्रियां पूजा करके आती हैं। बुरा मत मानना, आप में से कोई जाती होगी करने सती माता की उसकी, हम डरा कि भाई हमारे तो बल मान्यता है, पता नहीं क्या अज्ञात है से डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर नहीं करेंगे। तो उस समय की स्थापना है, जब पूरी चेतना आ जाएगी ना जिस दिन हमारे समाज में, तो कोई नहीं बहन जाएगी सती माता में की मंदिर में पूजा करने। मैं पक्का बता रही हूँ, अभी उनको पूरी चेतना का उनका विकास नहीं हुआ। ये इस बात का उदाहरण है कि वो सती माता के मंदिर में चली जाती है धोख लगाने, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे हत्याओं के गढ़ हैं ये, हमसे महिला होने का हक छीन के ये गढ़ बनाए, और हम वहां जाके धोख लगाए अपने बड़े आराम से। बुरा मत मानना, लोग मैं सच कह रही हूँ। तो इसके खिलाफ भी बहुत लड़ाई लड़ी। तो ये सब लड़ाइयाँ थी जो उस समय के महान पुरुषों ने, पता नहीं मुझे कितनी देर बोलना हो सकता है मैं, तो उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़के हम लोगों को आज जो कुछ उपलब्ध हुआ है कि हम स्कूलों में चले जाते हैं, हम ठीक ठाक कपड़े पहन लेते हैं, हमारे पैरों में, हालांकि ठीक ठाक सब नहीं पहन पाते हैं, वो एक बात है, वो एक अलग चैप्टर है, उस पर भी बात होनी चाहिए। जूते चप्पल पहन लेते हैं, लेकिन अधिकार तो मिल गया अगर पैसे जेब में हो तो। अब पैसे ही, सरकारी नीतियां ऐसी बने कि बेचारे गरीब हों और जेब में पैसे ही ना आए चप्पल खरीदने के लिए, तो वो एक अलग लड़ाई, वो भी अपनी जगह पूरा सवाल है। तो लेकिन अगर जेब में पैसे हैं तो हम चप्पल जूते एक से एक खरीद के पहन सकते हैं, है ना। और भाई जबरदस्ती घूंघट कर रहे तो अलग बात है, और ना हम आराम से स्कूल कॉलेज जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर हमारा परिवार की आर्थिक, ये फिर एक अलग सवाल है आर्थिक वाला, कभी कर लेंगे बातचीत में। तो एक बात है, आज ही सारी बात नहीं हो सकती, लेकिन तो भी क्या महिलाओं का, मैं कह रही हूँ कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है, उन्होंने बराबर साबित कर दिया है, पर क्या रियल में सभी महिलाओं को उतना ही पढ़ने का अधिकार मिल गया है लड़कियों को? नहीं। अभी भी हमारे कितने प्रतिशत, सर्वे की बात है कि किसी तरह इस लड़की को 10वीं+2 कराएं, अनपढ़ ना कहलाए,
हमें चिंता होती है कि अनपढ़ का रिश्ता नहीं होगा, वरना हम अब भी ना पढ़ाएं। पर अगले मांगते हैं कि पढ़ी लिखी कितनी है लड़की। अभी भी ज्यादा परिवार लड़की के कैरियर को कैरियर की तरह नहीं देखते कि इसको अपने पैरों पे खड़ा करना है। अब भी ये मानते हैं कि इसकी शादी करनी है इसलिए पढ़ानी है। लड़के की तरह से हम उसके भविष्य की चिंता नहीं करते, हम दूसरे के हवाले करते हैं कि वो संभाल लेंगे फिर इसको। हम उसको पूरा इंसान आज भी नहीं मानते कि इसका अपना कैरियर, चाहे वो ज्यादा ना पढ़ाई में होशियार हो तो भाई वो टेलरिंग सीख ले, वो ब्यूटी पार्लर, मतलब उसके कैरियर को कैरियर माने, चाहे वो मजदूरी करे पर वो खुद अर्न करे, एक इंसान की तरह, एक नागरिक की तरह वो पूरी खड़ी होके खुद का अर्न करे। इस जगह से अभी हम नहीं देखते उसको। अभी हम उसे किसी तरह सुलताते हैं, भाई +2 कर ली, थोड़ा लड़का देखे सुलता दे, ब्याह भी करके भेज बाज के फारी को यानी वजन है कंधे पे पूरा। तो ये जो सफर है वो अभी बाकी है कि हम उनको कंधे का बोझ ना समझें। उनके जन्म पर भी वैसी खुशियां मनाएं जैसे बेटे के जन्म पे मनाते हैं, उनके कैरियर को भी कैरियर की तरह देखें। और भाई एक और बात है, शुरुआत अपने से होती है। कभी भी मैं समाज को बाद में बदल सकती हूँ, मुझे शुरू अपने से करना पड़ेगा। ये क्या बात है, मैं देखती हूँ कि अगर थोड़ा सा भी बहू आ जाती है ना हमारे घर में और उसका थोड़ा सा भी झुकाव अपने माँ बाप की तरफ होता है, वो उनको थोड़ा बहुत संभालना चाहिए, तो उसके पूरे उस पर सवाल खड़ा हो जाता है ना। बोले या तो अपना घर में चाहे, अरे जहाँ इतना पल के बड़ी हुई है, जिस माँ बाप ने उसको पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, अभी उन्हें क्यों नहीं चाहेगी? यह आपका कैसा सवाल है? बेटा चाहे तो वाह 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 वाह, बेटा बहुत अच्छा श्रवण कुमार है, पर अगर बहू माँ बाप को चाहे तो हमें शिकायत है। भाई मिलजुल के रहो ना, बेटे बहू तुम्हें भी संभाले उन्हें भी संभाले। ये थोड़ी कि हमें उनको देख लेंगे तो हमें नहीं करेंगे, हमें करेंगे तो उन्हें नहीं करेंगे। हम उनको इस काबिल बनाए ना कि वो दोनों के प्रति देखभाल कर सकें। बुजुर्गों को संभालना तो ये समाज सीखे, मैं नहीं कह रही बुजुर्गों को संभालना अगर नहीं संभालता है कोई समाज तो वो बहुत दोषी है। हम लोगों ने लेकिन इतने भेदभाव किए, जबकि हमारे बच्चे हमें संभाल रहे हैं। आज हमने तो घना ही चाहती है स्वर्ण कुमार बने, ये तो चाहे नहीं कि भगत सिंह बने। मैं तो कोई नहीं सोचती कि कोई माँ यूं कहती है अपने बेटे को तू भगत सिंह बनी हो। सारे किस्सा सुना है, स्वर्ण कुमार बनी हो, स्वर्ण कुमार बनी हो, स्वर्ण कुमार बनी हो। हमें अपनी चिंता होती है फिर बुढ़ापे में नहीं संभालेगा, स्वर्ण कुमार की कहानी नहीं सुनाई तो, है ना। पर मैं इसका मतलब ये नहीं कह रही, बिल्कुल नहीं कह रही कि बच्चों को अपने बुजुर्ग नहीं संभालने चाहिए। बच्चों को जरूर अपने बुजुर्ग संभालने चाहिए, बल्कि समाज को संभालने चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ पूरे गांव की जिम्मेदारी होती है। अगर गांव में कोई बुजुर्ग है वो उपेक्षा में ना रहे। आपके पड़ोस में कोई बुजुर्ग है, उपेक्षा में नहीं रहना चाहिए। अगर उसके बच्चे बेटे बहू ना लाए तो आप खड़े हो जाओ उसको संभालने के लिए, क्योंकि हर इंसान इंसान होता है। मैं ही तो हूँ, जब जवान थी पैदा हुई थी तो किसी की बेटी थी, बड़ी हुई तो किसी की बहू बन गई, जिसको हम कह देते हैं बहू पत्नी सतनी जो भी, और किसी की बहन हो, किसी की माँ हो, किसी की सास हो, किसी की इंसान हो। उसका इंसान होना कभी खत्म नहीं होता। हर रोल में हमें इंसानी फर्ज नहीं भूलने चाहिए। जब बुजुर्ग हैं तो हमें बहू के प्रति नहीं भूलना चाहिए, मैं बहू हूं तो मुझे अपने बुजुर्ग के प्रति नहीं भूलना चाहिए। सबको एक दूसरे को संभालने से, एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने से समाज सुंदर बनता है। हम क्या करते हैं, आमने सामने खड़ा कर देते हैं। क्या तो सासें खराब होती हैं, क्या बहू खराब होती हैं? अरे भाई इंसान खराब होता है, अच्छा इंसान होता है। जो अच्छा इंसान होता है वो पड़ोसी होने का भी धर्म अच्छा निभाता है। मैं तो ये मानती हूँ वो अपने पड़ोसी अच्छे पड़ोसी बनने से भी नहीं चुकेगा। लेकिन जिसने खोदने खड्डे हैं, वो बहू होगी तो भी खड्डे ही खोदेगी, सास बनेगी तो भी खड्डे खोदेगी, वो बेटी होके भी मार के नाक में दम कर देगी। ये भी वहम। ये जो प्रचार होता है ना कि बेटियां तो यूं कर देती, बेटियां तो नहीं, बेटियां तो ऐसी नाक में दम कर दे कि संगवाए ना संगवाया जाए। ये सब कहने सुनने की बात है। एक इंसान रिश्तों में ना बांटे। हम सब इंसान हैं
और इंसान होने का एक दूसरे के प्रति फर्ज है। और हमारे जो जितने भी महान स्त्री पुरुष हुए हैं, उन्होंने हमारे समाज को बहुत कुर्बानियां देकर यहाँ तक लेके आए हैं, और मिलजुल कर इसको और अच्छा बनाना अब हमारा सबका कर्तव्य, सबका। उसमें बच्चे का भी है, बुजुर्ग का भी है, उसमें जवान का भी है, सबका है। वरना तो नशे ने बर्बाद कर दिया सब कुछ। तो सारे मिलके अगर अपने आसपास को नहीं संभालेंगे, कि हमारी ये नहीं कि मैं सोचूं कि मेरा घर, देखो कोरोना ने बता दिया कि बीमारी के कीटाणु होंगे तो घर में आएंगे। आप अपने घर को कितना ही साफ रख लो, बाहर अगर गंदा है तो आपका घर गंदा होगा, है ना। तो इसका मतलब बाहर अच्छा रहे, ये भी हम सबका कर्तव्य है, तभी हमारा घर अच्छा होगा। ये कारण था कि समाज सुधार करने ये महान स्त्री पुरुष निकले। और अब हमारा दायित्व है कि हमारे समाज में इस समय जो चुनौतियां हैं, उन सब के लिए हम जागरूक हों, समझें, एकजुट रहें और ऋषि श्रद्धा की मदद करें गांव को अच्छा बनाने में। धन्यवाद। मैंने बहुत समय दिया।